हमारे बीच पार्वती तिर्की हैं। उनकी पहली कविता संग्रह फिर उगना प्रकाशित हो चुकी है। आपका बहुत धन्यवाद सर। आप सभी को जोहार। जैसा कि यह सेशन है फिर उगना अपने काम पर आदिवासी जीवन और जनजीवन के प्रभाव पर बातचीत की, लेकिन यह फिर उगना पर बस बातचीत नहीं है, उसके अलावा सर के काव्य संग्रह जंगल पहाड़ के पाठ पर भी बातचीत है। तो सबसे पहले तो बता दूं कि ये जंगल पहाड़ के पाठ क्यों आया बात। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब हमारी पीढ़ी के जो लोग हैं, मन में यह हमेशा सवाल उठता रहा था। हिंदुस्तान में कई लोग, हमारे समुदाय के लोगों को ना तो कई लोग आदमी भी नहीं मानते हैं, सामान्य नागरिक भी नहीं मानते हैं। जंगल बहुत कुछ कहता है, जंगल से जीवन है। जैसे सखुआ पेड़ की बात की जाए, सखुआ जहाँ बढ़ते हैं वहाँ उसकी जड़ पर रुगड़ा और खुखड़ी भी बढ़ते हैं, और उस परिस्थितिकी से आदिवासी सीखते हैं कि एक समूह दूसरे समूह से, एक मनुष्य दूसरे जीव से कैसे साहचर्य से जीवन जी सकता है। जंगल यही सिखाता है। जंगल जो दृष्टि देता है, उस दृष्टि के लिए, उस दृष्टि को सामने रखने के लिए आपने जो संग्रह लिखा, जंगल पहाड़ के पाठ लिखे, उस पाठ में एक कविता है मांदर। उस संदर्भ में कौन सी कविता? मांदर का। अच्छा। तो मांदर, तो जैसा कि मैं जानता हूँ, जो हम लोग बचपन से जुड़े रहे हैं, मैं बचपन में नाचना गाना हमारे बहुत सारे लोग करते थे। तो ये आपने ये फिर उगना आपने शीर्षक क्यों दिया? जी, मेरे काव्य संग्रह का शीर्षक फिर उगना मेरी कुड़ुक भाषा के खोरेन शब्द से इंस्पायर है। ये खोरेन शब्द का मूल अर्थ बनता है फिर उगना, लेकिन मैं इसके कई अर्थ लिखती हूँ। एक तो यह फिर उगने में जीवन है, फिर उगने में आदिवासी दर्शन है, फिर उगने में गतिशीलता है। जो सूर्य उगता है फिर डूबता है, उसी गति से आदिवासी अपने जीवन जीते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच का जो जीवन है, उस जीवन को उन्होंने अलग अलग मौसमों के गीत और उसके राग में बांधा है, और वे उस लय पर यकीन रखते हैं। वे लय बारिश को भी लेकर आती है, उस लय से फसल उगते हैं, और इस जीवन का वो उत्सव मनाते हैं। वे हर वर्ष उत्सव मनाते हैं इस जीवन का। और इसके साथ ही ये शब्द उनके भाषा के संकट को भी मैंने देखते हुए चुना, क्योंकि अभी भाषाओं के संकट का दौर है। खोरेन शब्द में जो ख होता है वो अधिक दबाव के साथ बोले जाते हैं, इसलिए उस शब्द के नीचे नुक्ता लगाया जाता है। भाषा विज्ञानी बहस करते हैं कि कुड़ुक भाषा किस परिवार की है, तो किस परिवार की, उसके परिवार की खोज ने मुझे भी थोड़ा संशय में डाला। मैं खुद जानना चाह रही थी कि आखिर ये किस परिवार का शब्द है, क्या है। तो मैंने हिंदी कुड़ुक शब्दकोश मेरे हाथ लगा, डॉक्टर अगापति तिर्की। तो वे बात करते हैं कि जो ये जो महाप्राण ध्वनि है, वो ध्वनि कुड़ुकों की मूल शब्दकोश का शब्द है। जैसे उसी ख से खेखेल है यानी धरती, खज है यानी मिट्टी, खोरेन है यानी फिर उगना। आदिवासी इसी दर्शन की बात करते हैं, मिट्टी को बचाने की, धरती को बचाने की, धरती से प्रेम की, मिट्टी से प्रेम की। वे संघर्ष करते हैं, लगातार संघर्ष करते हैं जंगल को बचाने के लिए, जंगल से प्रेम को बचाने के लिए। जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण मूल्य है प्रेम, उस मूल्य को बचाने के लिए उनकी वह जो दृष्टि है, उसको मैंने ध्यान में रखते हुए इस संग्रह का शीर्षक फिर उगना रखा। तो ये बहुत अच्छी बात है।
देखिए उधर दर्शकों ने भी आपकी बातों को समझा और तालियां बजाकर आपकी बात की सराहना की है। तो ये जो आपकी कविताएं हैं इसमें, तो कविताएं देखने से ऐसा लगता है कि आप जो अपने कुड़ुख परिवेश या कुड़ुख जनजीवन के जो अलग अलग तरह की घटनाएं हैं, अलग अलग तरह की जो परिस्थितियां हैं और जो दृश्य है हमारे बीच, जीवन जीने के जो क्षण हैं, उसको आपने अपने अलग अलग कविताओं में व्यक्त किया है। यह कहिए कि कुड़ुख समाज की शिक्षा प्रणाली या शिक्षा व्यवस्था थी, तो आप कहेंगे कि भाई आपके यहाँ तो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन ये शिक्षा व्यवस्था कुड़ुख लोगों के बीच कैसे आ गई? तो दोस्तों मैं बताऊं कि ये जो धुमकुड़िया, जिसको कि जोंक एड़पा या पिल्लो एड़पा भी कहते हैं, और वहाँ आपको जीवन जीने के लिए हर बातें सिखाई जाती थी। हाँ सर, जब मैं अपने शोध कार्य में लगी हुई थी, चूँकि मेरा विषय था कुड़ुख आदिवासी गीत, जीवन राग और जीवन संघर्ष, तो मैं फील्ड वर्क के लिए निकली। फील्ड वर्क के दौरान मैंने 2 वर्ष तक लगभग कई गांव में घूम रही थी। तो नाना से मैं यही बात करती थी कि नाना आप धान के बीज बो रहे हैं, आप मुझे गीत किस्से दीजिए, मैं गीत और किस्सों के बीज बोऊंगी। अभी की जो शिक्षा प्रणाली है और जो हमारी परंपरागत शिक्षण संस्थान थे, वे दोनों बहुत अलग हैं। और वो जो हमारी जो शिक्षण प्रणाली थी, वो जो कुछ हमें सिखाती है, वो हमें एक इस तरह बेहतर मनुष्य बनाना सिखाती है। जैसे ढिचुआ पक्षी के बारे में, वे मैं किस्सों में पुरखों के जो किस्से कहे जाते हैं, उससे मालूम चलता है कि आदिवासियों ने किस तरह ढिचुआ पक्षी से साहचर्य निर्मित किया था। करम के त्योहार में जैसे धान के खेत जब बढ़ रहे होते और जब उनमें बालियां निकलती, तो उनको कीटों से खतरा होता था, तो वे करम की टहनी गाड़ते थे। उस टहनी पर, खेत के बीचों बीच जो गाड़ी गई है टहनी, उस पे ढिचुआ पक्षी बैठती थी और वो कीट पतंगों की निगरानी करती थी। तो ये हमें कहाँ से सीखने को मिलेगा? वे प्राकृतिक तौर पे फसलों की सुरक्षा का जो उपाय उन्होंने ढूंढा था, ये उनके त्योहार में है, उनकी जीवन शैली में है। इसके साथ ही जब हदी चांद और करम चंदो ये कविताएं मैंने लिखी, ये भी गीत से ही इंस्पायर्ड है। नानी दादी जितने भी मेरे गांव-गांव में घूम रही थी, मैं सबको नानी दादी कहती हूँ, तो वो गीत गाते थे कि करम चांद उनके साथ अखड़ा में आता है, उनके साथ नाचता है, हदी का चांद आसमान में खिलता है, वह भी त्योहार में शामिल होता है। और इस तरह मैंने लोगों का प्रकृति के साथ एक तरह का सहियापन वाला संवाद देखा। एक गीत मैंने सुने जिसमें कोई कह रहा है, ओ काले बादल सफ़ेद बादल बारिश क्यों नहीं ला रहे हो। इस तरह का संवाद मनुष्य और बादल के बीच मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आदिवासी जीवन में जो मौजूद हैं, वे धुमकुड़िया और जंगल का व्याकरण और जंगल की भाषा सिखाती है, जो हमें ये अभी के जो शिक्षण संस्थान है वो नहीं सिखा पाएंगे और हम नहीं सीख पाएंगे। तो इससे जो एक गैप बन रहा था, इस गैप को मैं देख पा रही थी अपने रिसर्च के दौरान। तो ये बड़ा दुखद था कि खेल माखा यानी रात कैसे बने, इसकी भी कहानी कहते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। कहते हैं कि बहुत पहले जब धरती पर बस दिन होते थे, तो धर्मेश ने उन्हें रात दिए, इसलिए मनुष्य खेत में दिन में कोड़ता है, रात में आराम करता है। इस तरह जंगल के आसपास उन्होंने खेत बनाए, जंगल से साहचर्य निर्मित किया कि इतनी सी ज़मीन हमें खेती के लिए दे दो, जंगल आपका है। और शिकार के संदर्भ में कई बातें हुई, तो मैं ये भी बात कहना चाहूँगी कि जब वे शिकार पे गए तो उन्होंने मादा पशुओं का शिकार नहीं किया, और वे खेत में रोपा रोपने के बाद या फसल उगाने के बाद शिकार पे गए और जो पशु अधिक दिखते थे उसका शिकार करते थे। इस तरह वे जंगल की इकोलॉजी को भी बैलेंस करना जानते थे।
तो ये सारी चीज़ें थी उनके जीवन में। तो इन सारी चीज़ों ने मुझे लिखने के लिए भी प्रेरित किया और उनका प्रभाव भी मेरी कविताओं में। ईंद जतरा, ईंद मनाते हैं आदिवासी, तो वे कैसे एक टहनी में जो ईंद का जो छत्तर लगा होता है उसकी दिशा देखकर बारिश का अनुमान लगा सकते हैं। तो ये इनके लिए नया था। वे काफ़ी उत्सुक थे इन सारी चीज़ों को जानने के लिए कि चांद दोस्त हो सकता है, सूरज महुआ तोड़ने आ सकता है। गीत में जो ज्ञान थे और जो नई चीज़ें थी उनको उनकी जानने की उत्सुकता काफ़ी थी। तो इसको लेकर अच्छी प्रतिक्रियाएं मिली, वे और जानना चाहे। तो मैं कविता एक है मेरी कविता जो मुझे भी पसंद है बहुत ज़्यादा, लकड़ा। दरअसल लकड़ा कविता का लकड़ा का अर्थ है बाघ। तो आदि बाघ, लकड़ा यानी बाघ, लकड़ा यानी टोटेम। आदिवासी एक विश्वास, उन्होंने जंगल के साथ, जंगल में जो भी जीव जंतु थे, वनस्पति थे, उसके साहचर्य में एक विश्वास डेवलप किया जिसके आधार पे वे कहते कि मैं लकड़ा के परिवार से हूँ, मैं कुजूर के परिवार से हूँ, मैं टोप्पो के परिवार से हूँ, मैं तिरकी के परिवार से हूँ। तो ये काफ़ी, ये जो सहजीविता उन्होंने सहजीवन विकसित किया था ये बहुत अद्भुत है। और इसके साथ ही जैसे कहा जाता है कि आदिवासी विकास विरोधी है, तो इस कविता के साथ मुझे इससे पहले अनुज लुगुन की कविता बाघ प्रकाशित हुई थी, वो ध्यान में आता है, जिसमें उन्होंने कहा कि बाघ दो तरह के, एक जंगल का बाघ, जब जंगल ख़त्म कर दिए गए तो वो बाघ शहर की ओर चला गया। और मुंडा दर्शन में इस बात का जिक्र है कि कुनैल, चानर बानर, उलट बग्घा, कि बाघ की जब भूख बढ़ जाती है तो वो अपने ही लोगों को खाता है। तो एक दर्शन आदिवासी पहले भी उस दृष्टि को देख पा रहे थे कि मनुष्य की भूख यदि अधिक बढ़ेगी तो वह कैसा हो सकता है। वो मनुष्य खोर हो सकता है, वो जंगल खोर हो सकता है। तो ये बात है। और सर आप बात कर रहे थे तो मुझे ये बात भी याद आई, आपने सभ्य शब्द का इस्तेमाल किया। सभ्य कौन है, सभ्य क्या है? आपने एक किताब भी लिखी है, सभ्यों के बीच आदिवासी। कई बार आदिवासियों को कहा जाता है कि वे नहीं जानते, वे असभ्य हैं, जंगली हैं। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि आप एक कविता आप सुना दीजिए, है ना? ठीक है, फिर आगे बात करेंगे हम लोग। एक मौका दिया आप लोगों से बात करने के लिए, उन सभी का शुक्रिया। और ये जो आदिवासी जीवन को समझने की, झारखंड को समझने की बात है, या अपने देश को समझने की बात है, यह निरंतर आप सभी के प्रयास से चलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।